कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर हमने आयोडाइड को रिएक्ट कराया तो यहाँ भी बेसिकली 3 और 4 टाइप्स का टेस्ट आ सकते हैं। सबसे पहला टेस्ट है कि अगर हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट कराई तो इसने क्या जनरेट करा होगा। यहाँ इसने जनरेट करी HI। अब ये HI जनरेट हो गई, ये अपने लिए कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि HI के साथ भी हमने क्या करना भाई, HI जनरेट हो गई, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक कलर तो है नहीं। तो आइडेंटिफाई ऐसे होना है कि इस HI ने वापस H2SO4 के साथ रिएक्ट करा, यानी दोनों मिलकर एक ही इक्वेशन है। इन्होंने डार्क वायलेट कलर जनरेट करी। अगर तुम यहाँ पे देखो तो आयोडीन -1 से 0 के अंदर है। आयोडीन इटसेल्फ इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। अगर आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा तो किसी न किसी ने तो रिड्यूस होना ही है। तो यहाँ पे ये +6 में है, यहाँ पे ये +4 में है। इस पूरी कहानी के अंदर आयोडीन खुद ऑक्सीडाइज हो रखी है। आयोडीन के अंदर ऑक्सीडेशन है और सल्फर के अंदर रिडक्शन है। सल्फर के अंदर रिडक्शन है। अगर हमें इस वाली कलर को और इंटेंसिफाई करना है तो एक तरीका है कि वी कैन इंटेंसिफाई, आप उसे इंटेंसिफाई कर सकते हैं। किसे? इस डार्क वायलेट गैस को आप और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई कर सकते हैं। कैसे? आपने वहाँ पे MnO2 ऐड कर दी। अभी यहाँ पे देखोगे ये I2 की जगह I3 नेगेटिव है। बेसिकली तुम इसे लिख सकते हैं I2 एंड I नेगेटिव। ये लिखने का तरीका है, फैक्ट ऐसे नहीं। जो फैक्ट है फैक्ट के फॉर्म में ये हमें कुछ इस तरीके का दिखता है। एक लीनियर मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ये लाइट, अगर लो कॉन्सेंट्रेशन है तो ये तुम्हें येलो सा दिखेगा, और अगर डार्क है, अगर बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो ये तुम्हें ब्राउन सा दिखेगा। लेकिन इस I3 नेगेटिव का खेल देखना है। ये I3 नेगेटिव का खेल देखना है तुम्हें। ये आइडिया लग जाएगा कि ये काफ़ी जादूगर जैसे लोग हैं। ये हर बार एक नई किस्म की न्यूसेंस क्रिएट करते हैं जो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है अगर वो एग्जाम के अंदर आ जाए तो। द कलर एंड देयर फॉर्मूला, द प्रेसिपिटेट एंड देयर फॉर्मूला इज द कोर स्ट्रेंथ ऑफ दिस सॉल्ट एनालिसिस पार्ट। You cannot ignore, you cannot skip this part, so you should be in the position to identify why this color is there or why this color has not been formed. इन दो इक्वेशंस के अंदर एक बड़ी कमाल की चीज़ है कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये कलर इंटेंसिफाई हो रखी है और इसकी एक वेरिएशन है। ये येलो है, वायलेट है, और फिर लास्ट में अगर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है थोड़ी ब्राउन से है। लेकिन यहाँ पे ये स्टार्च पेपर टेस्ट है। इसका नाम क्या है? स्टार्च पेपर टेस्ट। इस वाले केस में एक अलग कहानी है। ये कह रहे हैं ये डीप ब्लू सॉल्यूशन बना रहा हूं। डीप ब्लू सॉल्यूशन कॉमन क्या भाई? कॉमन तो I3 नेगेटिव है। ये तो ब्राउन गैस है ना, NO तो ब्राउन गैस है, बल्कि इसने NO2 जनरेट करना है। NO के तो डीप ब्लू कलर नहीं है। तो डीप ब्लू कलर तो यहाँ पे पानी भी नहीं जनरेट कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, तो डीप ब्लू कलर आई कहाँ से? और इस टेस्ट का नाम है स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, मतलब जो स्टार्च पेपर टेस्ट है। इस वाले केस में क्या है? आयोडीन ने खुद को ऑक्सीडाइज करा। कैसे? एक बार ही आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दूसरी बार आयोडीन के ऊपर -1/3 चार्ज है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसके कम हो रहे, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो रही है उसकी इंटेंसिटी, तो ये ऑक्सीडाइज्ड है। अगर ये ऑक्सीडाइज्ड है तो रिड्यूस किसने करा? ये +3 के अंदर है, और अगर ये +3 के अंदर है तो ये +2 के अंदर है। तो नाइट्रोजन ने खुद को रिड्यूस करा। लेकिन अब भी इस सवाल का आंसर नहीं है कि ये डीप ब्लू सॉल्यूशन इसने कैसे जनरेट करा। तो कहानी फ्लैशबैक में जाती है। स्टार्च यूज करा है, स्टार्च के अंदर एमाइलोपेक्टिन है, एमाइलोज है। तो ये जो एमाइलोज है, एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज दोनों होते हैं, लेकिन इसने एमाइलोज प्लस I3 नेगेटिव, ये दोनों जब इकट्ठे होते हैं तब इसने डीप ब्लू कलर जनरेट करी। ध्यान रखना, I3 नेगेटिव itself is not capable to generate deep blue color. When it combines with amylose, then only it can form deep blue color. ये deep blue color तुम्हें याद हो S ब्लॉक एलिमेंट के अंदर NH3 के साथ जो अल्कलाइन प्लस S ब्लॉक एलिमेंट थे, वहाँ पे डीप ब्लू सॉल्यूशन थी, वो सॉल्यूशन भी डीप ब्लू थी। यहाँ भी एक डीप ब्लू सॉल्यूशन है। तो इस बार में तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन या अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है एमाइलोज प्लस I3 नेगेटिव। कुछ इस तरीके से, सपोज ये एमाइलोज है और इसके बीच में आयोडीन 3 है, ये I और I, ये जब दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं इन्होंने डीप ब्लू कलर बना रखे है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। यहां पे वापस सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या करा भाई?
आयोडाइड ली, AgNO3 लिया और इसने AgI की प्रेसिपिटेट जनरेट कर दी। एक और भी तरीके, क्लोरीन लेयर, क्लोरीन लेयर टेस्ट, ये जैसे हमने ब्रोमीन के साथ करा वैसे ही यहाँ पे वापस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, तो इस वाली केस के अंदर भी ऐसा ही कर रखा है कि ये अपना एक फनल है इस तरीके का, और यहाँ पे हमने I2 सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे हमने आयोडाइड यूज करा प्लस Cl2 यूज करा, आयोडाइड प्लस Cl2 यूज करा। क्लोरीन ने I2 को, I नेगेटिव को कन्वर्ट करा I2 के अंदर, क्लोरीन ने उसे कन्वर्ट करा I2 के अंदर, और वो खुद कन्वर्ट हो जाता है Cl नेगेटिव के अंदर। Cl0 से -1 इट गॉट रिड्यूस्ड, और ये -1 से 0 के अंदर है, ये है ऑक्सीडाइज्ड। और इसके कारण क्या होना है, इसके कारण कलर चेंज हो जानी है। तो जो हैवी लिक्विड है, अब क्लोरीन और आयोडीन के अंदर लिक्विड हैवी कौन से भाई, तो लिक्विड है जो आयोडीन है वो बेसिकली एक क्या है, सॉलिड फॉर्म में सप्लीमेंटिंग सॉलिड है, तो वो थोड़ा नीचे बैठ जाना है, और जो आयोडाइड का पार्ट है वो ऊपर रह जाना है। लेकिन यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि अगर तुमने क्लोरीन एक्सेस में यूज करा तो इसने आयोडिक एसिड क्रिएट करनी है, इसने आयोडिक एसिड क्रिएट करनी है। वो हमेशा इस बात को लेके सवाल पूछते हैं कि अगर तुमने ज़्यादा क्लोरीन यूज कर ली तो क्या हो सकता है, कोई नुकसान तो नहीं है। आंसर ये है कि क्लोरीन लेयर के अंदर इन प्लेस ऑफ गेटिंग द आयोडीन नेगेटिव आयोडीन, इन प्लेस ऑफ गेटिंग द आयोडीन मॉलिक्यूल वी आर गोइंग टू गेट द आयोडिक एसिड, सो दैट कैन नॉट बी द राइट कॉम्बिनेशन। अब ये है ब्राउन रिंग टेस्ट, ये है ब्राउन रिंग टेस्ट, बहुत ही फेमस है। तुम्हें पहले भी बता रखा है कि ब्राउन रिंग सिर्फ NO3 से नहीं NO2 नेगेटिव से भी आते हैं, और सिमिलैरिटी के है भाई, सभी के सभी ब्राउन रिंग टेस्ट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों NO जनरेट कर सकते हैं। NO आगे ऑक्सीडाइज होकर इसने NO2 बनाया, लेकिन फॉर ए टाइम बिंग शॉर्ट लिव्ड मॉलिक्यूल ही सही, जिंदा तो है थोड़ी ही देर के लिए सही, मगर जिंदा तो रहते हैं। तो ये NO है जो दोनों ही जगहों पे कॉमनली जनरेट हो रखा है। अगर ये है तो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 के साथ इसने ब्राउन कलर जनरेट करनी है। अब तुम इस गलतफहमी के शिकार मत रहना कि वहाँ पे कोई और फार्मूला है, यहाँ पे कोई और फार्मूला है, वहाँ पे कोई और IUPAC नेम है, यहाँ पे कोई और, दोनों ही जगह एक ही IUPAC नेम है, एक ही फार्मूला है। तो क्या करते भाई, अगर हमने नाइट्रेट यूज करी, नाइट्रेट क्यों बोला, क्योंकि ये +5 है, ATE डिस्कस करा था, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ATE, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ITE। तो यहाँ पे इन्होंने इस वाले को +5 को कन्वर्ट कर दिया +4 में। क्या हो रखा भाई, ये हो रखी है रिडक्शन। अगर ये रिड्यूस है तो यहाँ पे किसी न किसी को तो ऑक्सीडाइज होना ही है। सल्फर ऑलरेडी +6 में है, यहाँ पे भी +6 में है, तो ऑक्सीडाइज हुआ कौन, ऑक्सीडाइज हो रखा है इस वाली केस के अंदर में, इस वाली केस के अंदर में ऑक्सीजन -2 से ये 0 के अंदर, दिस इज गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, या तुम कह सकते हैं ये ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रखा है। अगर हमें इस वाली ये जो गैस है, ब्राउन गैस है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है, अगर हमें इसे इंटेंसिफाई करना है तो इसमें कॉपर ट्यूनिंग डाल देती है, कॉपर पैलेट्स डाल दी। कॉपर पैलेट्स ने यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी और भी बढ़ा दी। अब देखो NO गैस ये बाहर आ रखा है, इस NO गैस के साथ अगर ऑक्सीजन ने कंबाइन करा, NO2 बनानी है इसने, और ये NO2 वो ब्राउन गैस है जिसकी इंटेंसिटी तुमने बढ़ा रखी है। अब अगर ब्राउन रिंग टेस्ट के बारे में बात करें, ये ब्राउन रिंग टेस्ट की केमिस्ट्री है, ये ब्राउन रिंग टेस्ट की केमिस्ट्री है। तो क्या केमिस्ट्री भाई, तो हमने जब NaNO2 और H2SO4 को जनरेट करा तो HNO3 जनरेट हो जानी है। इस HNO3 H2SO4 और FeSO4 के साथ Fe2SO3 Fe3 पॉजिटिव जनरेट होने हैं, प्लस NO जनरेट होना है। अब ये जो NO जनरेट हो रखा है और ये जो Fe2 पॉजिटिव हमने ले रखी है, ध्यान रखना ये इसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, ये रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, ये जो पार्ट है इनके साथ जब इसने कंबाइन करी तो ये कंपाउंड इसने जनरेट करा, इसने ये कंपाउंड जनरेट करा। और एग्जैक्टली सेम रिएक्शन थी जब हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, नाइट्राइट के बारे में पढ़ा था, नाइट्राइट। वहाँ भी लास्ट इक्वेशन बिल्कुल सेम है,
लास्ट इक्वेशन बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी वही आईयूपीएसी नेम है, यहाँ पे भी वही ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है भाई, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है +1, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर है +1। और इसका एविडेंस क्या है, इसका एविडेंस ये है कि ये जो ब्राउन रिंग है इसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो हम इसे वर्टिकली नहीं डाल सकते, क्योंकि वर्टिकली डाला तो ब्राउन रिंग फॉर्म नहीं होनी, रिएक्शन फास्ट है, वो एकदम से ऑक्सीडाइज हो जानी है। तो हमने क्या करना है, हमने इसे टिल्टेड फॉर्म में लेना है और यहाँ से ड्रॉप वाइज डालनी है। जो जंक्शन है वहाँ पे ब्राउन रिंग क्रिएट होना है और ये ब्राउन रिंग हाईली अनस्टेबल है, ये हाईली अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे Fe+1 में है और वो एयर के प्रेजेंस में Fe2 के अंदर कन्वर्ट हो जाना है। जैसे ही उसने Fe2 के अंदर खुद को कन्वर्ट करा, ब्राउन कलर गेट्स डिसअपीयर्ड। तो ये ब्राउन रिंग की कहानी है, ये उसके शॉर्ट लिव्ड होने की कहानी है। वो शॉर्ट लिव्ड इसलिए होता है क्योंकि Fe की ऑक्सीजन स्टेट ही यहाँ पे काफ़ी कम है। अब ये जो बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर हमने चीज़ों को पहले से डिसाइड कर रखा है कि इसके अंदर किसी गैस ने जनरेट नहीं होना, इसके अंदर क्या होना है भाई, इसके अंदर किसी प्रेसिपिटेट ने फॉर्म करना है। और अगर ये बात सच है तो पहली बात है सल्फेट। सल्फेट के अपने दो तो बड़े पॉपुलर हैं और एक थोड़े कम पॉपुलर हैं, मगर कोई बात नहीं, हमने उसे उस वाली पार्ट को भी देखना है। पहले BaCl2 के साथ टेस्ट, ध्यान रखना ये BaCl2 की जो टेस्ट है ये फॉस्फेट के साथ भी होती है। तो यहाँ पे अगर हमने BaCl2 के साथ रिएक्ट करी तो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाना है। और ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है ये दूसरे तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमने सल्फेट ली लेड एसीटेट के साथ, ये तो मेथड नंबर 1 है, ये मेथड नंबर 2 है। अगर हमने इसे लेड एसीटेट के साथ रिएक्ट कराई तो इसने लेड सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट क्रिएट कर देना है। और ये वाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन द अमोनिया, ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है सॉल्युबल इन द अमोनिकल सॉल्यूशन या अमोनिया। तो PbSO4 की रिएक्शन है अमोनियम एसीटेट के साथ एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म ए सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, इट इज गोइंग टू फॉर्म ए सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ऑफ लेड एसीटेट। दिस इज द लेड एसीटेट। तो ये तो अब तक बड़े फेमस सी पार्ट है, लेकिन इसका एक पार्ट और भी है, मैचस्टिक टेस्ट कहते हैं। तो मैचस्टिक टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, पहले BaCl2 के साथ इसके रिएक्शन कर रहे, सल्फेट की रिएक्शन कर रहे, इसने क्या जनरेट करा, BaSO4। अब इस BaSO4 और Na2CO3 की पेस्ट मैचस्टिक के ऊपर डालते हैं, जो मैचस्टिक है उसके ऊपर इसकी पेस्ट डाल दी और इसे गर्म करते हैं। जब इसे गर्म करा तो Na2SO4 ने कार्बन के साथ रिएक्ट करी और Na2S क्रिएट करा। जब तुमने इसे गर्म करा बुनसन फ्लेम के ऊपर, जब तुमने इसे गर्म करा तो इसने जनरेट क्या करी, Na2S। लेकिन ये जनरेट हुई, इसका एविडेंस क्या है, तो इसके लिए हमने क्या करा, नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन पकड़ी, नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन पकड़ी, ये नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन है। तो इसे जब नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन के अंदर पास करा तो इसने एक पर्पल कलर की कंपाउंड क्रिएट कर दी, ये पर्पल कलर की कंपाउंड क्रिएट हो गई। इससे मालूम होते हैं कि जो हमने स्टार्ट में रखी थी वो सल्फेट है। तो ये जो पार्ट है ये मैचस्टिक का पार्ट है, सबसे लंबा टेस्ट है। तो मैं इसे बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, सिवाय इसके कि ये जो पार्ट है इसके कलर वो कई बार पूछते हैं। इस वाली केस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज़ क्या है, कलर कौन से और उस कलर का केमिकल फॉर्मूला क्या है। कभी कभी वो उस कलर के आईयूपीएसी नेम भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट मेंबर फॉस्फेट है, कैनरी येलो वाली कहानी यहाँ से ही स्टार्ट होती है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी है, अमोनियम मॉलिब्डेट ऐसे भी लिखते हैं, अमोनियम मॉलिब्डेट ऐसे भी लिखते हैं और अमोनियम मॉलिब्डेट ऐसे भी लिखते हैं। ये तीनों ही अमोनियम मॉलिब्डेट लिखने के तरीके हैं। जो एनसीईआरटी के एडिशन है उसने इस वाली फॉर्मूले को यूज करा है, उसने इस वाली फॉर्मूले के बारे में ही डिस्कस करी है। तो आखिर इनके बीच डिफरेंस क्या है, तो टेक्निकली दिस इज नोन एज अमोनियम ऑर्थो मॉलिब्डेट and this is known as ammonium heptamolybdate। तो मैं इस फॉर्मूले को लेके प्रिकॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि इसके फॉर्मूले अलग अलग तरीके से दे रखे, प्रोनाउंस कर रहे हैं अमोनियम मॉलिब्डेट, लेकिन नाम लिख रहे हैं एक बारी लिख रहे हैं ऑर्थो अमोनियम ऑर्थो मॉलिब्डेट, दूसरी बार लिख रहे हैं अमोनियम हेप्टा
हेप्टामोलिब्डेट। तो यहाँ पे हम इनके नाम चेंज कर रहे हैं, तो हमने रेफरेंस को यूज करना है, तो एनसीईआरटी ने इस वाली रेफरेंस को यूज करा है। ये अमोनियम मोलिब्डेट है। जब अमोनियम मोलिब्डेट ने फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करा तो उसने कैनरी येलो कंपाउंड क्रिएट कर दी। ये है वो कैनरी येलो। तुमसे वो कैनरी येलो के फॉर्मूले पूछते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, कैनरी येलो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, और ये है वो फॉर्मूला। तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ के कॉम्परेटिवली 12:40 ये जो रेशियो है, ये 12:40 की रेशियो है। तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। जो सेकेंड पार्ट है कि हमने उसे मैग्नीशियम नाइट्रेट के साथ, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है। मैग्नीशियम नाइट्रेट के साथ हमने उसे गर्म करा। जब तुमने इसे मैग्नीशियम नाइट्रेट के साथ गर्म करा इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस, दिस इज गोइंग टू फॉर्म ए वाइट प्रेसिपिटेट, बट दिस वाइट प्रेसिपिटेट दिस इज गोइंग टू फॉर्म ए वाइट प्रेसिपिटेट। क्या ये सिल्वर मिरर टेस्ट दे सकते हैं? क्या ये सिल्वर मिरर टेस्ट दे सकते हैं? आंसर है दे सकते हैं। ये जो पार्ट है ये सिल्वर मिरर टेस्ट को लेकर है। ये क्या सिल्वर मिरर टेस्ट को रिस्पॉन्ड करना है इसने? तो आंसर है करना है। तो इसने क्या जनरेट करा? इसने वापस एक वाइट प्रेसिपिटेट जनरेट करा, और ये वाइट प्रेसिपिटेट अमोनियम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल है, और सॉल्युबल होकर इसने लिटरली वही कॉम्प्लेक्स बनाई जो AgCl के साथ बना रखे थे। ये जो सॉल्युबल पार्ट है, इस सॉल्युबल पार्ट के फॉर्मूले हर बार एक जैसे हो रहे हैं। तुम्हें इस चीज़ के बारे में थोड़ा केयरफुल रहना है कि जब भी इसने अमोनिया की सॉल्ट डिजॉल्व करी, उसमें अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल थे और एक पॉजिटिव चार्ज था पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 2 अमोनिया मॉलिक्यूल होनी चाहिए विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये है इस सॉल्युबल कंपाउंड के फॉर्मूले। लेकिन अगर हमने इस मीडियम को एसिडिक करा, लेकिन अगर हमने इफ मीडियम इज एसिडिफाइड, या फिर तुमने यहां पे कोई एसिड ऐड कर दी और एसिड हैज बीन एडेड, अगर ऐसा होता है तो क्या होना भाई? तो रिएक्शन उसकी तरह रिवर्सिबल हो जाना है, वापस Ag3PO4 के व्हाइट प्रेसिपिटेट जनरेट हो जाने हैं। ये व्हाइट पीपीटी वापस जनरेट हो जानी है, और सिल्वर पॉजिटिव बाहर, यानी कि हमने ले रखा था सिल्वर नाइट्रेट, तो वापस सिल्वर नाइट्रेट रीजनरेट हो जाने। जो बोरेट है, इस वाली केस में हमने एक चीज का ध्यान रखना है, जो BaCl2 का टेस्ट है, वो फॉस्फेट भी दे रहे हैं। कभी कभी वो ये सवाल करते हैं अगर फॉस्फेट और सल्फेट दोनों हो तो हम पहले किसे टेस्ट करें? तो आंसर है हम फॉस्फेट को टेस्ट करें, क्योंकि फॉस्फेट के टेस्ट वो भी टेस्ट हो सकते हैं जो सल्फेट ने रिस्पॉन्ड करा है। तो पहले फॉस्फेट की टेस्ट करते, उसमें वो नेगेटिव हो तो फिर सल्फेट की साइड पे जाते हैं। तो यहाँ पे फॉस्फेट और सल्फेट अगर दोनों एक साथ हो तो हमने फॉस्फेट की टेस्ट पहले करनी है। बोरेट का टेस्ट काफ़ी सिंपल है और इसके अंदर बहुत सारे इक्वेशन है नहीं, एक इक्वेशन है जहाँ पे ग्रीन फ्लेम जनरेट होती है, और तुम्हें उस ग्रीन फ्लेम की वो पूछते, और तुमसे वो ग्रीन फ्लेम की कंपोजिशन पूछते, ये है ग्रीन फ्लेम। तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज क्या है, सभी एक दूसरे से 5 टाइम्स ज्यादा है। जैसे सपोज अगर हमने 0.2 ग्राम सॉल्ट ली, तो हमने यहाँ पे 1 ml H2SO4 ले रखी है और 5 ml एल्कोहल ले रखी है, तो सभी एक दूसरे से 5 टाइम्स ज्यादा है। ये इसकी ब्यूटी है। तो पहले हमने जब इसके साथ रिएक्ट करा तो इसने Na2SO4 जनरेट करा और साथ में बोरिक एसिड। इस बोरिक एसिड ने जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा तो ये ग्रीन एज फ्लेम, ये एक बहुत ही पॉपुलर सी कंपाउंड है, और वो तुम्हें बार बार कहते हैं कि अल्कोहल के साथ जो ग्रीन एज कंपाउंड जनरेट होती है उसका नाम क्या है, और ये है उस कंपाउंड।